हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और एक बार फिर से मैं लोकेश सिंह शेखावत आपके अपने लक्की सर यूट्यूब चैनल परिवार पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। दोस्तों, कल की क्लास में हमने जसवंत सिंह के बारे में पढ़ा था कि जसवंत सिंह का एक बार नहीं 2 बार राज्याभिषेक हुआ। पहली बार आगरा में, उसके बाद जोधपुर में। जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि शाहजहां के द्वारा दी गई थी। जसवंत सिंह ने शाहजहां के पुत्रों के मध्य जो उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ था, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शाहजहां के पुत्रों के मध्य वैसे 5 युद्ध हुए थे, लेकिन 2 युद्ध महत्वपूर्ण थे, एक धर्मत का युद्ध और एक दोराई का युद्ध। धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह ने दारा सिकों का साथ दिया था, वहीं दोराई के युद्ध में जसवंत सिंह ने औरंगजेब का साथ दिया था। इसके अलावा जसवंत सिंह की एक रानी थी जसवंती दे, जो बूंदी के राजा शत्रुसाल की पुत्री थी, जिसने जब जसवंत सिंह दोराई के धर्मत के युद्ध में हार कर आया था तो उसने किले के द्वार बंद करवा दिए थे। उसी जसवंत दे के द्वारा राय का बाग, कागा उद्यान और कल्याण सागर तालाब का निर्माण करवाया गया था। लेकिन 1678 ईस्वी में क्या होता है, जसवंत सिंह की मृत्यु जाती है और उसकी मृत्यु पर औरंगजेब कहता है कि आज मेरा धर्म विरोधी मारा गया, यानी दरवाजा एक कुफ्र शिकस्त। कहने का अर्थ यह है कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट चुका है। ये किसने कहा था? औरंगजेब ने। और जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया था। पहली बार जोधपुर को खालसा अकबर के द्वारा घोषित किया गया था और दूसरी बार औरंगजेब के द्वारा घोषित किया गया था। इसके बाद औरंगजेब के द्वारा 26 मई 1679 ईस्वी को जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह के पौत्र इंदर सिंह को शासक बना दिया जाता है, लेकिन वह भी अधिक समय तक शासन नहीं संभाल पाता है। अब दोस्तों, हम आगे की चर्चा करते हैं, लेकिन आगे की चर्चा करने से पहले मैं कल के चैलेंज क्वेश्चन पर नजर डालता हूं। दोस्तों, कल का चैलेंज क्वेश्चन मैंने यह दिया था कि जोधपुर के शासक जसवंत सिंह की पत्नी जसवंत दे किसकी पुत्री थी? और मैंने यह भी कहा था कि जो विद्यार्थी सबसे पहले जवाब देगा केवल उसी का नाम अनाउंस किया जाएगा। तो कल के प्रश्न का जवाब देने वाले विद्यार्थियों में सबसे पहला विद्यार्थी था नरेंद्र सिंह राठौड़, मोतीपुरा नागौर से। आप बधाई के पात्र हैं और उम्मीद करता हूं कि आप आगे भी ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। बाकी सभी विद्यार्थियों से भी निवेदन करता हूं कि आप भी बढ़ चढ़कर इस प्रश्न की श्रृंखला में भाग ले और आगे आने वाले वीडियो में अपना नाम अनाउंस करवाए। तो दोस्तों, बात की थी मैंने कि 26 मई 1679 ईस्वी को किसको औरंगजेब के द्वारा शासक बना दिया जाता है? इंदर सिंह को शासक बना दिया जाता है। लेकिन जिस समय जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी, उस समय वीर दुर्गादास राठौड़ ने, किसने? वीर दुर्गादास राठौड़ ने क्या किया था? जसवंत सिंह को क्या किया था? एक वचन दिया था कि आपकी मृत्यु के बाद जो शासक बनेगा वह आपका बेटा ही होगा। यह वीर दुर्गादास राठौड़ पाली का रहने वाला था। अब जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद क्या होता है कि जसवंत सिंह की दोनों रानियां थी, उनके उस समय कोई संतान नहीं थी। लेकिन जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद दोनों रानियों ने 2 अलग अलग पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें एक अजीत सिंह थे। कौन थे? अजीत सिंह। ध्यान देना है, वीर दुर्गादास राठौड़ कौन है? वीर दुर्गादास राठौड़ वह व्यक्ति है जो स्वामी भक्ति के लिए जाना जाता है। मेवाड़ की पन्ना दहाई के बाद अगर स्वामी भक्ति का उदाहरण दिया जाता है तो किसका दिया जाता है? वीर दुर्गादास राठौड़ को दिया जाता है। वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म 1638 ईस्वी में शालुआ नामक गांव में हुआ था। कहां? जोधपुर में सालुआ नामक गांव में हुआ था। इनके जो पिता थे, उन पिता का नाम था आसकरण। पिता का नाम क्या था? आसकरण। और ये आसकरण कौन थे? जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के सेवक थे, उसके दरबार में मंत्री थे। क्या थे? मंत्री थे। पहले
प्रधानमंत्री के पद पर जसवंत सिंह के दरबार में मोहनोत नैणसी थे, लेकिन कालांतर में प्रधानमंत्री किसको बना दिया गया था? आस्करण को बना दिया गया था। तो ये वीर दुर्गादास राठौड़ इसी आस्करण की तीसरी पत्नी की संतान थे। लेकिन हुआ क्या था कि आस्करण की आपकी लुगाई के साथ बनती को नहीं, अनबन चालती, छोटी मोटी तकरार होती रहती ना। आस्करण एक दिन क्रोध में हार के करे आपकी लुगाई ने निकाल दे, और बिको बेटो दुर्गादास राठौड़ भी आपकी माँ के सागे, की के सागे, आपकी माँ के सागे यानी आपकी मम्मी के सागे कटियो चले जाए, लुणावे नामक गांव में चला जाता है। कहां चला जाता है? लुणावे नामक गांव में चला जाता है, और वहां पर खेती करके जीवन यापन करता है, अपना गुजारा चलाता है। होता क्या है कि 1655 ईस्वी में एक बार एक ऊंटों को चराने वाला चरवाहा उधर से गुजर रहा था। तो ऊंटों का जो टोला, ऊंटों का जो रेवड़ होता है उसको क्या कहते हैं? टोला कहते हैं। तो ऊंटों का टोला जब खेतों से गुजर रहा था तो किसानों की फसलें नष्ट हो रही थी। तो दुर्गादास राठौड़ ने उसे रोका और समझाया, लेकिन वो मारवाड़ी कौत ने बोले एक तो चोरी ऊपर सू सीना जोरी। तो चरवाहा है क्या है, क्रोधित हो जाता है और कहता है कि मेरे तो ऊंटों का टोला ऐसे ही जाएगा। इतना ही नहीं, चरवाहे ने जाते जाते वक्त जोधपुर के किले के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, और उसने जोधपुर के किले के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि जोधपुर का किला तो बिना छज्जे का धोड़ा ढूंढा है, बिना छज्जे का क्या है? धोड़ा ढूंढा है, यानी बिना छत का सफेद खंडर की संज्ञा दे दी। दुर्गादास राठौड़ पक्का देशभक्त था, उससे यह सुना नहीं गया और उसने क्रोध में आकर 1655 ईस्वी में एक क्या कर दी? चरवाहे की हत्या कर दी। क्या कर दी? चरवाहे की हत्या कर दी। इस बात की जानकारी किसको लगी? जसवंत सिंह को। जसवंत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ के पिता आस्करण को बुलाया और कहा कि तुम्हारे बेटे ने ये क्या किया? तो आस्करण ने कहा कि मेरा गांव में कोई बेटा नहीं रहता है, मेरे तो सारे बेटे आपकी सेवा में है। तब भी जसवंत सिंह किसको बुलाते हैं? दुर्गादास राठौड़ को बुलाते हैं, और दुर्गादास राठौड़ से सारी बात पूछते हैं। तो दुर्गादास राठौड़ कहता है कि मैंने चरवाहे की हत्या इसलिए की क्योंकि उसने आपके किले के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, उसने आपके किले को बिना छज्जे का धोड़ा ढूंढा कहा, इसलिए मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने सल्टा दिया, मार दिया। तब जसवंत सिंह ने आस्करण को कहा कि तू तो कहता था ना कि गांव में मेरा कोई बेटा नहीं है। तो आस्करण बोलो साहब, कपूत ने बेटा की गिनती में कौन गिनो जा, यानी कपूत को बेटों की गिनती में नहीं गिना जाता। तब जसवंत सिंह ने आस्करण से कहा, यार आस्करण वो तेरो भ्रम है, आगे आने वाले समय में यही दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ की डगमगाती नींव को संभालेगा। और हुआ भी यही। जब जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को औरंगजेब के द्वारा बंदी बना लिया गया था, तो उसे चंगुल से बचाने का कार्य किसने किया था? वीर दुर्गादास राठौड़ ने। यह वही वीर दुर्गादास राठौड़ है जो हर वक्त घोड़े पर सवार रहता था। ये वही वीर दुर्गादास राठौड़ है जिसे मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। ये वही वीर दुर्गादास राठौड़ है जिसे मारवाड़ का गैरिबाल्डी कहा जाता है। ये वही वीर दुर्गादास राठौड़ है जिसे कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस कहा था। ये वही दुर्गादास राठौड़ है जिसे मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा जाता है। इस दुर्गादास राठौड़ के बारे में दो पंक्तियां भी प्रचलित है, कई बार शायद मैं बता भी चुका हूं कि 8 प्रहर 64 घड़ी गुरले उपरवास, सेल अणिसु सेक तो बाटी दुर्गा दास। तो होता क्या है दोस्तों, अधिक गहराई में न जाकर मैं सीधे सीधे चर्चा कर लेता हूं कि होता क्या है। अब जसवंत सिंह की जब मृत्यु हुई थी उस समय तो औरंगजेब ने क्या कर दिया, जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया, और ये उसके बाद अमर सिंह के पौत्र इंदर सिंह को शासक बना दिया। लेकिन जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद, ध्यान देना, जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उनकी रानियों ने लाहौर में, कहां पर? लाहौर। लाहौर कौन सी नदी के किनारे पर है? रावी नदी के किनारे पर है। कौन सी नदी के किनारे पर है? रावी नदी के किनारे पर है। तो उस रावी नदी को वैदिक काल में पता है कौन सी नदी कहते थे? परुषणी नदी कहते थे।
पुरुषनी भी कह दो चाहे परुषनी कह दो। इसे लाहौर में एक नदी बहती है अटक नदी, उस नदी के किनारे पर 1679 ईस्वी में अजीत सिंह का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? अजीत सिंह का जन्म हुआ। यानी दोनों रानियों ने आधे आधे घंटे के अंतराल पर दो पुत्रों को जन्म दिया। एक का नाम था अजीत सिंह और दूसरे का नाम शायद दलथम्बन था। लेकिन आपको तो केवल किसका नाम ध्यान में रखना है? अजीत सिंह का। यानी दो रानी गर्भवती, दोनों रानी लाहौर में दो बेटा ने जन्म दियो, एक को नाम अजीत सिंह, एक को नाम दलथम्बन कर दी। 1679 में लाहौर कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। रावी नदी को पुरानो नाम क्या हो? परुषणी नदी हो। क्या हो? परुषणी नदी हो। जैसे ही औरंगजेब को इस बात की जानकारी लगी कि जसवंत सिंह की रानियों ने दो पुत्रों को जन्म दिया है, तो उसके मुंह से निकला कि बंदा कुछ सोचता है और निकलता कुछ उल्टा है। यानी जो सोचता हूं ठीक उसके विपरीत होता है। तब भी औरंगजेब अजीत सिंह और जसवंत सिंह की जो दोनों रानियां थी, उन दोनों रानियों को कहां लाने का आदेश देता है? दिल्ली लाने का आदेश देता है और उन्हें दिल्ली ले जाया जाता है। और दिल्ली में लाकर किशनगढ़ के एक राजा थे रूप सिंह, उनकी हवेली में रखा जाता है। सॉरी, किशन सिंह की हवेली में रखा जाता है। किसकी हवेली में? किशन सिंह की हवेली में रखा जाता है। कुछ दिनों बाद ही औरंगजेब एक षड्यंत्र रचता है, जिसके माध्यम से वह यह चाहता है कि क्यों ना इनकी हत्या कर दी जाए। तो वह अपना एक कोतवाल था, औरंगजेब का एक कोतवाल था जिसका नाम था औरंगजेब का कोतवाल, जिसका क्या नाम था? फौलाद खां। उसको आदेश देता है कि अजीत सिंह और जो रानियां हैं उनको किशन सिंह की हवेली से निकालकर नूरगढ़ महल में पहुंचा दिया जाए। कौन से महल में? नूरगढ़ महल में पहुंचा दिया जाए। इस बात की जानकारी किसको मिलती है? वीर दुर्गादास राठौड़ को। जैसे ही फौलाद खां किशन सिंह की हवेली में कहा जाता है, किशन सिंह की हवेली में जाता है, किस लिए? अजीत सिंह और उन दोनों रानियों को कहां पहुंचाने के लिए? नूरगढ़ महल में पहुंचाने के लिए। उससे पहले वीर दुर्गादास राठौड़ कहां पहुंच जाता है? किशन सिंह की हवेली में। और अजीत सिंह को सुरक्षित लेकर कहां पहुंच जाता है? जोधपुर पहुंच जाता है। लेकिन जोधपुर पर अधिकार किसका था? औरंगजेब का। इसलिए वह वहां पर जो अजीत सिंह की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता है। कौन? दुर्गादास राठौड़। तो ध्यान देना है, अब जोधपुर से दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को कहां लेकर जाता है? अब देखो, जोधपुर से दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को, ये दुर्गादास राठौड़ हो गए, वीर दुर्गादास राठौड़, ये हो गए अपने अजीत सिंह जी। अजीत सिंह जी फिलहाल कहां है? जोधपुर में। तो वीर दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को कहां लेकर जाते हैं? जोधपुर से कालिंद्री सिरोही में लेकर जाते हैं। और वहां पर एक पुष्करणा ब्राह्मण थे, पुष्करणा ब्राह्मण, जिनका नाम था जयदेव, उनके पास रखते हैं। और इनका संरक्षक यहां पर किसको नियुक्त कर दिया जाता है? मुकुंद दास खींची को। लेकिन बहुत छोटे थे, इसलिए दूध दाद पिलाने का कार्य भी होगा, पालन पोषण भी करना होगा। तो इनका जो पालन पोषण किया, पालन पोषण किसने किया? पालन पोषण किसने किया? गोराध्याय ने किया। सॉरी, गोराध्याय ने, ध्याय लिखा गया। तो ध्यान देना है कि दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को सुरक्षित कहां ले जाते हैं? कालिंद्री सिरोही में पुष्करणा ब्राह्मण जयदेव के पास लेकर जाते हैं। और उनका संरक्षक किसको नियुक्त कर दिया जाता है? मुकुंद दास खींची को। और अजीत सिंह का पालन पोषण किसने किया? गोराध्याय को, धाय में किया था, जिसे मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। कोई भी आपसे कहे कि मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है? गोराध्याय को कहा जाता है। और इनका मारवाड़ में एक गीत भी गूंजा था, उस गीत का नाम क्या है? धूसा गीत। क्या नाम है? धूसा गीत। किसका? गोराध्याय का। उसके बाद अजीत सिंह की एक विमाता थी,
जिनका नाम था कानन कुमारी, यानी मौसी कह सकते हैं। तो अजीत सिंह की मौसी कानन कुमारी के माध्यम से दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को कालिंदी से कहां लेकर जाते हैं? मेवाड़ लेकर जाते हैं। और मेवाड़ का उस समय शासक कौन था? महाराणा राज सिंह, महाराणा राज सिंह। और उनसे वीर दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह की सुरक्षा के लिए सहायता मांगते हैं। मारवाड़ और मेवाड़ की सुरक्षा दोनों एक साथ जुड़ी हुई थी। महाराणा राज सिंह ये जानते थे कि अगर मारवाड़ की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है तो मेवाड़ की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए महाराणा राज सिंह ने दुर्गादास राठौड़ के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और अजीत सिंह को न केवल सुरक्षा दी बल्कि अजीत सिंह को 12 गांवों सहित केलवे की जागीर भी दी। जब इस बात का पता किसको चला? औरंगजेब को पता चला, तो उसने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से अजीत सिंह को लौटाने की मांग की, लेकिन राज सिंह ने लौटाने से मना कर दिया, इस मांग की तरफ ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार वीर दुर्गादास राठौड़ एक स्थान से दूसरे स्थान पर अजीत सिंह की सुरक्षा करने के लिए उसे लेकर जाते हैं। तो पहले जोधपुर गए, फिर कालिंदी गए, फिर कहां गए? मेवाड़ गए। कालिंदी में किसके पास रखा? पुष्करना ब्राह्मण जयदेव के पास। संरक्षक किसको नियुक्त किया गया? मुकुंद दास खिच्ची को। पालन पोषण किसने किया? गोराधाय ने। गोराधाय का कौन सा गीत गुंजा? धूसा गीत। मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है? गोराधाय को। फिर कहां लेकर गए? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के पास। और मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने उन्हें क्या दी? केलवे की जागीर दी थी। एक विशेष बात का ध्यान रखना कि जिस समय 1679 ईस्वी में अजीत सिंह का जन्म हुआ था, उसी समय 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर लागू किया था। कौन सा कर लागू किया? जजिया कर लागू किया। कोई भी आपसे पूछे कि औरंगजेब ने जजिया कर कब लागू किया? 1679 ईस्वी में लागू किया था। कब लागू किया था? 1679 ईस्वी में। इससे पहले अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त भी कर दिया था। तो ध्यान देना है दोस्तों, वीर दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह की सुरक्षा करते हैं और जब औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होती है तो उसके बाद अजीत सिंह है जोधपुर के शासक बन जाते हैं। अब बात करते हैं हमें जसवंत सिंह के दरबार की, कि जसवंत सिंह के दरबार में कवि कौन कौन थे और उनकी मुख्य रचनाएं कौन कौन सी थी। इसका जब तक एक स्क्रीनशॉट ले लो, आप थोड़ा जल्दी करो, टाइम नहीं लगे। ले लिया होगा, वेरी गुड। अब देखो, अगर हम बात करें जसवंत सिंह के दरबारी कवि की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जसवंत सिंह के दरबारी कवि की। जसवंत सिंह के दरबार का जो प्रमुख कवि था उसका नाम क्या था? पता होना चाहिए। प्रमुख कवि था मोहनोती नैणसी। कौन था? मोहनोती नैणसी। मोहनोती नैणसी कौन सी जाति को? ओसवाल जैन जाति को। कौन सी जाति को रे? ओसवाल जैन जाति का था। ओसवाल जैनों की जो कुलदेवी होती है वह कौन सी है? ये भी पता होना चाहिए। कुलदेवी सचिया माता। कौन सी है? सचिया माता, साचोड़ी माता। सचिया माता को मंदिर कटे है और भी बेरोनो चाहिए था ने ओसिया, और ओसिया कट पड़े रे जोधपुर में, कट पड़े जोधपुर में। ये ओसिया ने क्या बोले? राजस्थान को, राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। ध्यान देना है। जसवंत सिंह के दरबार का मुख्य कवि मोहनोत नैणसी है। कौन सी जाति को है? ओसवाल जैन जाति को है। आखिर कुलदेवी कौन सी है? सचिया माता। सचिया माता को मंदिर कटा है ओसिया जोधपुर में। ओसिया जोधपुर ने क्या बोले? राजस्थान को भुवनेश्वर, क्या बोले? राजस्थान को भुवनेश्वर। इसे ओसिया का प्राचीन नाम क्या था? कोई आपसे पूछ ले, ओसिया का प्राचीन नाम, ये भी आपको पता होना चाहिए। उपकेश पटन। क्या नाम था? उपकेश पटन। ठीक है, 18 तक समझ में आ गो। अब देखो, जो मोहनोत नैणसी है वो 2 रचना लिखी। एक रचना को तो नाम है नैणसीरी ख्यात। नैणसीरी ख्यात।
और जो दूसरी रचना भी को नाम है मारवाड़ रा परगना विगत के नाम है। एक रचना को तो नाम है नैनसिरी ख्यात और दूसरी को नाम है मारवाड़ा परगनारी विगत। आज जो नैनसिरी ख्यात लिखी गई है आ डिंगल भाषा में और थन बेरोई है, शब्द कयन कार्य है, मारवाड़ी भाषा में लिखी गई है। डिंगल और मारवाड़ी भाषा में। मारवाड़ा परगनारी विगत लिखी गई है राजस्थानी भाषा में। मारवाड़ा परगनारी विगत ने राजस्थान का गजेटियर भी बोला जाता है। क्या बोला इन्हें? राजस्थान को गजेटियर भी बोले। क्या ने? मारवाड़ा परगनारी विगत ने। अब नैनसिरी ख्यात की बात करा। नैनसिरी ख्यात कौन सी भाषा में लिखी गई है? डिंगल और मारवाड़ी भाषा में। इस नैनसिरी ख्यात में जनगणना के आंकड़े दिए गए हैं। किसके आंकड़े दिए गए हैं? जनगणना के आंकड़े दिए गए हैं। इसके कारण मोनोत नैन्सी को राजस्थान की जनगणना का अग्रज भी कहा जाता है। और भारत में बात करें तो भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? आपको यह भी पता होना चाहिए, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। इसके बाद जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 1881 ईस्वी में। किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ध्यान देना है कि मोनोत नैनसी ने दो रचनाएं लिखी, नैनसिरी ख्यात, मारवाड़ा परगनारी विगत। नैनसिरी ख्यात डिंगल भाषा और मारवाड़ी भाषा में लिखी गई है। मारवाड़ा परगनारी विगत राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। इसको राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। नैनसिरी ख्यात में जनगणना के आंकड़े दिए गए हैं, जिसके कारण नैनसी को मोनोत नैनसी को क्या कहा जाता है? राजस्थान की जनगणना का अग्रज कहा जाता है। भारत में पहली जनगणना 1872 में मेयो के शासनकाल में और दूसरी जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में की गई थी। इसके अलावा नैनसिरी ख्यात में राजपूतों की 36 शाखाओं का भी उल्लेख किया गया है। दूसरी बात, नैनसिरी ख्यात की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, इसमें कहीं पर भी है शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। नैनसिरी ख्यात में कौन से शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ये जो ख्यात होती है वो 16वीं शताब्दी में भाट व चारणों के द्वारा लिखी जाती थी, लेकिन नैनसिरी ख्यात एकमात्र ऐसी ख्यात है जो चारणों के द्वारा नहीं लिखी गई। यह एक अपवाद है लेकिन विश्वसनीय ख्यात भी है, जिस पर पूरा विश्वास किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न आज मैं आपको चैलेंज क्वेश्चन यहीं पर दे देता हूं कि सर्वप्रथम संपूर्ण राजस्थान के इतिहास को क्रमबद्ध लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? सबसे पहले पूरे राजस्थान के इतिहास को क्रमबद्ध किसने लिखा था? यानी क्रमबद्ध इतिहास लिखने का श्रेय किसको दिया जाता है? इस प्रश्न का जो विद्यार्थी जवाब देगा वही विद्यार्थी कल के नाम के लिए तैयार रहेगा। अब देखो, मोनोत नैनसी को एक व्यक्ति है जिसका नाम है मुंशी देवी प्रसाद। क्या नाम है? मुंशी देवी प्रसाद। उन्होंने मोनोत नैनसी को पता है क्या कहा है? राजस्थान का अबुल फजल कहा है। अबुल फजल का नाम तो सुना होगा आपने, अकबर के दरबारी 9 रत्नों में से एक था अबुल फजल, जिसने आईने अकबरी यानी अकबरनामा लिखा था। अब ये प्रश्न उठ जाता है कि मोनोत नैनसी को मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अबुल फजल क्यों कहा? क्योंकि जो जैसा मुगल काल में हुआ था वैसा ही इस काल में हुआ। अबुल फजल की हत्या जहांगीर के द्वारा करवा दी गई, वही मोनोत नैनसी की हत्या अजीत सिंह के द्वारा करवा दी गई। ध्यान देना, अबुल फजल की हत्या किसने करवाई? जहांगीर ने। किसकी सहायता से? वीर सिंह बुंदेला की सहायता से। वीर सिंह बुंदेला कौन था? वीर सिंह बुंदेला ओरछा का सरदार था। लेकिन मोनोत नैनसी की हत्या किसने करवा दी? अजीत सिंह ने करवा दी। ये मोनोत नैनसी गत सिंह की सेवा में भी रहे थे, तो मोनोत नैनसी की हत्या किसने करवाई? अजीत सिंह ने करवाई।
लेकिन अबुल फजल की हत्या किसने करवाई? जहांगीर ने करवाई। अब बात करते हैं हम जसवंत सिंह के मुख्य कुछ ग्रंथ थे। जसवंत सिंह के द्वारा भी कुछ ग्रंथ लिखे गए। जसवंत सिंह के ग्रंथ कौन कौन से? भाषाभूषण, भाषाभूषण, ध्यान देना, आनंद विलास, आनंद विलास, अच्छी तरह ध्यान देना आपको, प्रबोध चंद्रोदय, गीता महात्म्य और अप्रोक्ष सिद्धांत सार, अप्रोक्ष सिद्धांत सार। ध्यान देना कौन कौन से मुख्य ग्रंथ है जसवंत सिंह के। जसवंत सिंह के द्वारा लिखे गए ग्रंथों में भाषाभूषण, आनंद विलास, प्रबोध चंद्रोदय, गीता महात्म्य, अप्रोक्ष सिद्धांत सार मुख्य हैं। मारवाड़ चित्रकला का स्वर्णिम काल भी जसवंत सिंह के शासन काल को ही कहा जाता है। कोई भी आपसे पूछे कि मारवाड़ चित्रकला का स्वर्णिम काल किसके शासन काल को कहते हैं? जसवंत सिंह के शासन काल को कहते हैं। मारवाड़ चित्रकला में पीले रंगों का अधिक प्रयोग किया जाता है, आम के पेड़ों का अधिक चित्रांकन किया जाता है। एक बात यह भी प्रचलित है कि जसवंत सिंह अफगानिस्तान से अनार लेकर आया था, काबुल से क्या लेकर आया था? अनार लेकर आया था। तो दोस्तों ध्यान देना है कि जसवंत सिंह के दरबार का मुख्य कवि कौन था? मोणोत नैणसी। उसने कितनी रचनाएं लिखी? 2। नैणसी ख्यात, मारवाड़ा प्रगनारी विगत। नैणसी ख्यात में किसके आंकड़े दिए गए? जनगणना के आंकड़े दिए गए। कौन सी भाषा में लिखी गई? डिंगल और मारवाड़ी भाषा में। पहली जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो, दूसरी जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन के समय। मोणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने। मोणोत नैणसी की हत्या किसने की थी? अजीत सिंह ने। वही अबुल फजल की हत्या किसने की? जहांगीर ने। दूसरी रचना कौन सी है? मारवाड़ा प्रगनारी विगत। कौन सी भाषा में लिखी गई? राजस्थानी भाषा में। इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। मोणोत नैणसी कौन सी जाति का था? ओसवाल जैन जाति का। इनकी कुलदेवी कौन सी होती है? सचिया माता। सचिया माता का मंदिर कहाँ है? ओसिया जोधपुर में। ओसिया जोधपुर को क्या कहते हैं? राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। ओसिया का प्राचीन नाम क्या था? उपकेश पटन था। जसवंत सिंह के मुख्य ग्रंथ कौन कौन से? भाषाभूषण, आनंद विलास, प्रबोध चंद्रोदय, गीता महात्म्य, अप्रोक्ष सिद्धांत सार। इसके अलावा मारवाड़ चित्रकला का स्वर्णिम काल भी जसवंत सिंह के शासन काल को ही कहा जाता है। मारवाड़ चित्रकला में पीले रंगों का अधिक प्रयोग किया जाता है, वहीं आम के वृक्षों का अधिक चित्रांकन किया जाता है। अब दोस्तों इसके बाद जो शासक बनेंगे उनका नाम होगा राव अजीत सिंह, जो जसवंत सिंह के पुत्र थे, जो 1707 ईस्वी में शासक बनते हैं। लेकिन उससे पहले क्या होता है, 30 वर्ष तक क्या होता है, उसकी जानकारी हम कल की क्लास में करेंगे। तो दोस्तों यदि यह क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।